हेलो एंड वेलकम टू चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। आज लगभग 30 से 35 क्वेश्चन, फिर अगले पार्ट में अगला बाकी के क्वेश्चंस। सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस नहीं डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ उनमें जो ऑप्शंस हैं उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। तो इस हिसाब से आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस इससे तैयार हो जाएंगे। सो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और नोट्स साथ साथ बनाते रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तो क्या कहलाता है ना। तो ये तो बहुत ही मतलब कि बेसिक सवाल हो गया। एक जनक से हो रहा है यानी अलैंगिक जनन, मतलब कि केवल एक जनक है, उसी से संतान उत्पन्न हो रही है, तो वैसे जनन को क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन कहते हैं, है ना। उदाहरण के तौर पे बताइए। जैसे मुकुलन हो गया, बडिंग हाइड्रा में होता है, अगला क्वेश्चन भी वही है। उसके अलावा फिजन हो गया अमीबा वगैरह में, ये सब। और जब दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो वैसे वालों को क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है लैंगिक जनन। एक होगा आपका नर और एक होगा मादा, है ना। ये लोग, नर होगा वो अपना युग्मक बनाएगा, मादा अपना युग्मक बनाएगा, उन दोनों का युग्मक का क्या होगा? निषेचन हो गया, और उनसे आपका युग्मनज होगा, जाइगोट बनेगा, है ना। जो युग्मक होता है वो स्मॉल एन से उसको दिखाया जाता है, और जो जाइगोट आपका बनता है वो 2n से दिखाते हैं। और उसके अलावा ये एक ऑप्शन आप देख रहे होंगे, ये आंतरिक निषेचन। ये क्या होता है? तो एक निषेचन का एक प्रकार है। निषेचन दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और दूसरा ये बाह्य, है ना। तो इस प्रकार से इसको किया गया है विभाजन, कि एक्चुअल निषेचन हो कहाँ रहा है। अगर वो मादा के शरीर के अंदर में हो रहा है तो क्या कह देंगे उसको? आंतरिक निषेचन, जो कि अधिकांश जो भी लैंगिक जनन होते हैं उसमें कैसा होता है? अंदर के, मादा के शरीर के अंदर ही निषेचन होता है। और अगर निषेचन कहीं वो बाहर वातावरण में होता है, मादा या पुरुष के शरीर के अंदर नहीं होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? बाह्य निषेचन। तो ये अधिकांश मछलियों में, मेढक वगैरह में ये चीज़ देखने को मिलती है। क्योंकि जो मादा मेढक होगी वो अपना एक सुरक्षित वातावरण देख करके पानी के अंदर या घास वास पे अपने अंडे दे देती है। वहीं पे नर मेढक आएगा, वो अपना शुक्राणु वहाँ पे छोड़ करके उसे निषेचित करेगा, और वहीं से अगले संतान, अगले पीढ़ी के संतान उत्पन्न होंगे। तो वैसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे सब। अगला क्वेश्चन, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हमें हमने बताया मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो कि ईस्ट में देखने को मिलता है। उदाहरण के तौर पे कौन सा? तो हाइड्रा, है ना। हाइड्रा, हाइड्रा में देखने को मिलता है। वैसे ये पेनिसिलियम, ये भी एक ईस्ट है, लेकिन इसमें आपको ये वाला नहीं, ये भी एक फंगस ही है, लेकिन आपको इसमें बर्डिंग देखने को नहीं मिलता है, मुकुलन देखने को नहीं मिलता है। पैरामीशियम में आपको फिजन देखने को मिलेगा, है ना, जो कि आपके अमीबा में भी देखने को मिलता है, जिसको द्विखंडन कहते हैं। और भी विभिन्न प्रकार के होते हैं अलैंगिक जनन, जैसे मुकुलन हमने अभी देखा कि जो आपका हाइड्रा होता है उसके शरीर से एक बड निकलता है कली के तरह, वो धीरे धीरे विकसित होता है, कुछ दिनों बाद वो शरीर से अलग हो जाएगा। अब अलग होने के बाद वो एक नया जंतु ही बना लेगा, है ना। दूसरा अगला प्रकार हमने क्या? द्विखंडन। इसमें क्या होता है कि एक अमीबा होता है, अमीबा जानते ही प्रोटोजोआ समूह से का अपना ताल्लुक रखता है ना। और उसमें सबसे पहले क्या होता है कि उसका जो केंद्रक है उसमें विभाजन स्टार्ट होता है। केंद्रक जब 1 से 2 हो गया, फिर उसके बाद बीच से अलग हो जाएगा, तो यानी उसका साइटोप्लाज्म विभाजन हो जाएगा, दो ठो आपको जीव मिल जाएगा। वैसे ही आपको एक और खंडन, फ्रेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो उदाहरण दिया है ये किसका फोटो लगा है? स्पाइरोगाइरा का, है ना। स्पाइरोगाइरा, है ना। कि इसमें जितने टुकड़े होते हैं उतने नया जीव उत्पन्न हो जाता है। अगला उदाहरण है स्पोर यानी बीजाणु जनन। ये आपको देखने को मिलता है किसमें? कवक में, है ना। कवक में क्या होता है कि कुछ होते हैं कवक जो अपना स्पोर्स वातावरण में रिलीज करते हैं। वो स्पोर अगर जहाँ भी उसको अनुकूल जगह मिलेगा, जहाँ पे वो अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर सके, तो वहाँ पे एक नए कवक, एक या माइक्रोस्कोपी होते हैं, तो एक साथ कई सारे कवक उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब कि इसमें कुछ दो जनक
इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, केवल एक ही से संतान उत्पन्न हो रहे थे, ये एक प्रकार का अलैंगिक जनन नहीं हुआ। अगला उदाहरण है पुनरुत्थवन। पुनरुत्थवन में क्या होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं उदाहरण किसका है, प्लानेरिया, है ना। प्लानेरिया आपके प्लेटिहेल्मिन्थेस समूह से ताल्लुक रखता है, जंतु जगत में आपने कभी पढ़ा होगा क्लास 11th में। तो इसमें क्या होता है, ये जीव में आप जहाँ जितने भी टुकड़े होंगे, इस टुकड़े से अगर मान लो यहाँ से उसका सर कट गया तो नीचे का पूंछ बन जाएगा, अगर सिर्फ पूंछ कूट के अलग हो गया तो ऊपर का पूरा बन जाएगा, है ना। टाइम लगेगा लेकिन वो बन जाएगा। तो ऐसा पुनरुत्थान होता है। हालांकि आप जो छिपकली में देखते होंगे कि उसका पूंछ कट गया और फिर से उसमें पूंछ जम गया, वो भी एक प्रकार का पुनरुत्थान ही है, लेकिन उससे पूरा एक नया जीव नहीं उत्पन्न हो रहा है, तो वो एक जनन का एक प्रकार नहीं होगा। और हमारे शरीर के अंदर जो लीवर होता है यकृत, उसमें भी ये वाली कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है पुनरुत्थान की। लीवर की कोशिकाएं, है ना, वो भी अपने अपना खुद से बढ़ सकती हैं। देख सुना होगा कभी आपने, कोई पेशेंट है जिसका लीवर फेल हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसके परिवार में या किसी और ने उसको अपने लीवर दे दिए, क्योंकि लीवर एक होता है शरीर में। तो अब उस अब डॉक्टर क्या करता है, उस स्वस्थ व्यक्ति में से लीवर काट करके इसमें लगाता है ना। क्योंकि इधर भी अब लीवर कम हो गया, लेकिन अब जो पहले इसका खराब था उसके जगह पे स्वस्थ आ गया, है ना। और कुछ दिनों बाद क्या होगा, लीवर में ये पुनरुत्थान की क्षमता होती है, तो वो कुछ दिनों बाद दोनों का रीजनरेट हो जाएगा और वो स्वस्थ हो जाएगा। आखिरी प्रकार है कायिक प्रवर्धन। बहुत ही आसान सा होता है, जैसे आपने किसी पेड़ में से उसका टहनी काटा, दूसरे जगह लगा दिया, वहां से नया पेड़ उत्पन्न हो गया। या आपने किसी टहनी को नीचे की तरफ झुका के उसके ऊपर मिट्टी का एक लेयर डाल दिया, फिर उस मिट्टी के लेयर कुछ दिनों बाद वहां से एक जड़ उत्पन्न हो जाएगा, उसको आपने कहीं दूसरे जगह पे लगा दिया। तो ये कटिंग होता है, लेयरिंग होता है, या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जैसे ये कि ये कोई पेड़ हुआ, वहां से आपने बीज से काटा, इसको हटा दिया, इसके जगह पे आपने दूसरा एक लेयर करके यहीं पे एक लगा दिया। तो उसमें हाइब्रिड वगैरह बनाने के लिए या कुछ और पर्पस के लिए बनाया जाता है, ग्राफ्टिंग करते हैं जिसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपसे क्या पूछा है युग्मकों में। अगर सिर्फ मानव पूछे होता तब तो आपका आंसर कितना हो जाता, 46 हो जाता है। लेकिन युग्मक पूछा है तो युग्मक कितना, 23 होता है ना। हमारे मतलब कि मानव में कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, है ना। 23 जोड़े कहने का मतलब क्या है कि 22 आपके क्या होंगे, 22 जोड़े ऑटोसोम होंगे, और एक जोड़ा क्या होगा आपका, सेक्स क्रोमोसोम होगा या जनन वाला गुणसूत्र होगा। 22 होगा ऑटोसोम, और ये जनन गुणसूत्र, है ना, कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे युग्मकों को पूछा है तो क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसी युग्मकों वाले को n से दिखाते हैं, टोटल वाले को 1 से दिखाया जाता है, इतना ध्यान रखेंगे। अंडप्रजक है, मतलब इनमें से कौन है अंडप्रजक। पहली बात तो अंडप्रजक होता क्या है, तो जीवों को दो कैटेगरी में इस प्रकार भी बांटा गया है कि वो या तो वो अंडे देते हैं या सीधे एक नए जीव को जन्म देते हैं। तो जो अंडे देने वाले होते हैं उनको अंडप्रजक कहा जाता है, जैसे तुम्हारी चिड़िया हो गया, जैसे कि मुर्गी दिया, यहाँ सांप दिया, ये मगरमच्छ, ये सब क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो आंसर भी क्या होगा, ऑल ऑफ दिस। दूसरा प्रकार होता है जरायुज, ये अंडे नहीं देता है, सीधे अपने बच्चे को जन्म देता है, जैसे कुत्ते बिल्ली मनुष्य, है ना। और भी जितने आसपास आप देखते होंगे, है ना, गीदड़ शेर सब कुछ। लेकिन यहाँ पे दो अपवाद आपको देखने को मिलेगा, मछली है शार्क, लेकिन फिर भी इस कैसी होती है, ये जरायुज होती है। सांप आपका होता है कैसा, अनप्रजक, लेकिन वाइपर सांप जो होता है वो क्या होता है, जरायुज होता है, ये सीधे अपने बच्चे को जन्म देता है। तो ये दोनों को ध्यान देंगे। अब इसमें से डिप्लॉयड कौन है, मतलब कि द्विगुणित कौन है। अंड ओवम नहीं होगा, क्योंकि ये तो खुद हैप्लॉयड है ना, फीमेल का युग्मक है ना, मतलब। और पराग पौधों में पाया जाता है, पौधों का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल पार्ट, है ना। तो ये युग्मनज है, यही डिप्लॉयड है ना। डिप्लॉयड कहने का मतलब ये 2n, ये सब n, और ओवन भी आपका क्या रहेगा, n रहेगा। बीज, किस फल में बीज चोल खाया जाता है। तो बीज चोल होता क्या है, तो बीज चोल कहते हैं बीज के ऊपर के गुद्देदार आवरण को। अब किस फल में खाया जाता है, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि बीज चोल होता है क्या, हालांकि समझ में आ जाएगा, बीज का चोला है ऐसे आप समझ सकते हैं, पहले कभी नहीं सुना हो तो। लीची में आप ध्यान देंगे, लीची का वैसे ही खाया जाता है।
शरीफा में भी वही खाया जाता है, बीज के ऊपर जो गूदा होता है वही खाते हैं हम। जायफल में भी खाया जाता होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, है ना। कुछ फल होता है जिनका पुष्पासन हम लोग खाते हैं, है ना, थैलमस खाते हैं, ये भी याद रखिएगा। सेब हो गए, नाशपाती हो गए, स्ट्रॉबेरी। क्यों? ये अपवाद है, इनको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, क्योंकि जनरली हम जो खाते हैं कोई भी फल, तो हम उस पुष्प, जो फल कैसे बनता है, जो पुष्प का जो ओवरी होता है, ओवरी, वो चेंज हो जाता है किसमें? फल में। हम वो फल खाते हैं, लेकिन इसमें ओवरी नहीं चेंज होता है, इसमें आपका जो पुष्पासन होता है वही चेंज होता है इसमें, सेब में, नाशपाती और स्ट्रॉबेरी। इसलिए इनको फॉल्स फ्रूट भी कहा जाता है, मतलब कि ये। हम्म, अगला क्वेश्चन, शहद का निर्माण कौन करता है? तो मधुमक्खियों के छत्ते के बारे में एक बहुत ही, उनका एक बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड होता है। उसमें एक जो मेन होती है रानी मधुमक्खी होती है, और बाकी नर मधुमक्खी होते हैं, कुछ कार्यकर्ता मधुमक्खी होते हैं। यहाँ पे पूछा है कि शहद का निर्माण। अब कुछ छत्ते के अंदर कोई सा भी काम हो निर्माण करने का, जो बच्चे छोटे मधुमक्खी हैं उनको नर्सिंग का, है ना, छत्ता बनाने का, शहद ले आने, मतलब कि जा कर के पेड़ पे से नेक्टर ले आने का, फूलों पे बैठ करके, ये सारा जितना भी काम होगा किसका होगा? कार्यकर्ता मधुमक्खी का। और जो रानी मधुमक्खी होती है वो पूरे छत्ते में केवल एक होती है ना, और वो सबसे बड़ी होगी, है ना। और उसके बारे में एक और खास बात है कि वही एकमात्र प्रजननशील मादा होती है। मादा ये भी होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, लेकिन ये प्रजननशील नहीं होती है, बांझ होती है, इनसे उत्पन्न नहीं होती है, अंडे वगैरह नहीं देती, है ना। तो ये जो रानी मधुमक्खी होती है वो एकमात्र प्रजननशील मादा होती है, इसका मेन काम होता है वही अंडे देना। लगभग 2000 पीक सीजन्स में 2001 दिन में अंडे देती है, जो प्रजनन में काम आता है। और ये कैसे पैदा होती है रानी मधुमक्खी? तो निषेचित अंडों से विकसित होती है। यानी कोई होगा जो निषेचन का भी काम करता होगा अंडों को। तो हाँ, तो जो नर मधुमक्खी होता है, आगे देखते हैं हम लोग। जो नर मधुमक्खी जिसको हम ड्रोन भी कहते हैं, उसका काम क्या होता है? निषेचन करना अंडों का, बस वही काम होता है। और खुद ये कैसे पैदा होते हैं? ये तो खुद ये पार्थेनोजेनेसिस से पैदा होते हैं। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? अनिषेचित अंडों से पैदा होने की प्रक्रिया। वैसे ये उन वैसे नर होते हैं जो जिन अंडों को अभी जिन अंडों का निषेचन नहीं हुआ है, उनसे सीधे अंडे से ये विकसित हो जाते हैं, है ना। इनका एकमात्र उद्देश्य वही रहता है कि उड़ान के दौरान एक रानी के साथ संपर्क में आना। और अगला क्वेश्चन है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग। तो यौन संचारित वो रोग हैं जिनका संक्रमण कैसे होता है? जब आप किसी ऐसे रोगी के संपर्क में आते हैं और उनसे यौन संबंध बनाते हैं जिनको पहले से ऐसी कोई बीमारी है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन है? गोनोरिया है। इसके अलावा और कुछ यौन संचारित रोग के नाम आपको याद रखने चाहिए। एड्स, है ना, और सिफिलिस, सिफिलिस और जेनिटल वार्ट्स, ये याद रखिएगा, है ना। एड्स आपका किससे होता है? विषाणु से होता है। कौन से विषाणु से? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म ध्यान रखिए, क्या पता कभी MCQ में पूछ दे, क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, है ना। सिफिलिस हो गया, और ये जेनिटल वार्ट्स हो गया। और ये सब जो रोग हैं, जैसे कि TB हो गया, ये तो आपके जीवाणु से होता है, बैक्टीरियल है ना। और होता कैसे है? तो एक संक्रमित व्यक्ति के थूक, कफ, इन सब के सम खांसने, वो खांस दिया आपके चेहरे पे, तो उस वो आप अपने श्वसन के जरिए अंदर ले गए, तो उससे हो सकता है TB। किसके द्वारा होता है? किस जीवाणु से? तो माइको बैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ट्यूबरक्यूलोसिस, याद रखिएगा, नाम मालूम होना चाहिए। टाइफाइड यूजुअली कैसे होता है? तो दूषित खाने या पानी से गंदा खाना, पानी, ये सब बाहर बाहर के जो ज़्यादा अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं है, तो वहाँ पे होता है। और इसका भी एक ये कैसा है? बैक्टीरिया है। कौन से बैक्टीरिया से? जीवाणु, यानी सैल्मोनेला टाइफी से। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजातियों में अपोमिक्सिस द्वारा बीज उत्पन्न होता है? थोड़ा सा चेक कीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन में, यहाँ अपोमिक्सिस छूट गया। तो अपोमिक्सिस होता क्या है?
अपोमिक्सिस एक विशेष तंत्र है जिसमें निषेचन के बिना ही बीज उत्पन्न होता है। तो ऐसा किसमें देखने को मिलता है? एस्टेरेसी में और घास में। अभी हम लोग पढ़े कि मधुमक्खियों में जो नर मधुमक्खी होती है वो अनिषेचित अंडों से ही उत्पन्न होती है, वैसे पौधों के केस में, और वहाँ पे मधुमक्खी के केस में इस प्रक्रिया को क्या कहते थे? पार्थिनोजेनेसिस। और पौधों के केस में वही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एपोमिक्सिस। बिना जिसमें निषेचन के बिना ही बीज उत्पन्न होता है। ठीक है, उदाहरण आपका याद रखेंगे एस्टेरेसी और ग्रास। एस्टेरेसी में आपका सूरजमुखी वगैरह ये सब आता है, हालांकि सिट्रस भी होता है इसी ग्रुप में, लेकिन यहाँ पे मैंगो मैंगो नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो हम आप जानते होंगे कि शरीर में कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक रेगुलेशन चलता है साथ साथ। तो जो मेन जो रेगुलेट करने का, जो नियंत्रण करने का है, आपने सुने होंगे इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्रंथि को। तो पिट्यूटरी का भी एक मास्टर होता है, उसको याद रखें कौन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या स्रावित करता है? जीएनआरएच। जीएनआरएच माने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एक हार्मोन जो डिसाइड करता है कि गोनैड्स पे, यानी कि आपके टेस्टिस या ओवरीज पे हार्मोन रिलीज हो या ना हो, तो वो जीएनआरएच स्रावित करता है, जो जीएनआरएच जाके पिट्यूटरी पे एक्ट करता है ना। और पिट्यूटरी को संदेश मिल जाता है कि भाई अब एलएच बनाना, एलएच सेक्रेट करना है, स्रावित करना है, और एफएसएच सेक्रेट स्रावित करना है। तो एलएच जब स्रावित करता है तो एलएच जाता है, जो आपके जो टेस्टीज होती हैं उनमें एक कोशिका होती है, इसको लेडिक कोशिकाएं कहा जाता है, उस पे जा करके और वहां से वो एंड्रोजन बनाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं इसे। और दूसरा हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित करता है, एफएसएच, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाता है सर्टोली कोशिकाओं पर, और वहाँ पे ये शुक्राणु जनन में सहायता करता है। हमें तो यहाँ पे आपको एफएसएच नहीं दिख रहा है, एलएच दिख रहा है, तो एलएच आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोजन तो फीमेल में होता है ना। एंड्रोजन का काम क्या होता है? जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, जैसे लड़कों में दाढ़ी, मूछ ये सब आना, मूछ ये सब आना, तो ये एंड्रोजन का काम होता है। आगे बढ़ते हैं। मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? एंटीबॉडी उपस्थित रहता है या एंटीबॉडी अनुपस्थित रहता है? चलिए देखते हैं। तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हमें पढ़ने हैं, और भी कई प्रकार के होते हैं ब्लड ग्रुप, लेकिन 4 ये मेनली जो मैक्सिमम आबादी में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, उनको रेयर ब्लड टाइप कहा जाता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। तो 4 ए बी, ए बी और ओ, किस आधार पे इनको विभाजित किया गया है, मतलब कि क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है? तो एंटीजन के आधार पर, कि किसी व्यक्ति के आरबीसी पे अगर ए एंटीजन मौजूद होगा तो उसको कह देंगे ए ब्लड ग्रुप का है, बी वाला होगा बी ब्लड ग्रुप है, दोनों होगा तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाए, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है यानी उसका ओ ब्लड ग्रुप है। एंटीबॉडी क्या होता है? अगर ए वाले बॉडी में जिसका ए ब्लड ग्रुप होगा उसके अंदर एंटी बी होगा, एंटीबॉडी होगा, मतलब कि ए वाले को आप बी वाला ब्लड नहीं चढ़ा पाइएगा। वैसे बी वाले में कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटी ए होता है, बी में आप ए नहीं चढ़ा पाएंगे। और ए बी में कोई भी एंटीबॉडी, ये ध्यान रखना है ना। जैसे कि यही क्वेश्चन में पूछा था कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी उपस्थित होता है? नहीं, उपस्थित नहीं होते, यानी अनुपस्थित होते हैं, तो ये होगा आपका आंसर। इसीलिए इसमें कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता है, तो इसको ए बी से भी खून ले सकता है, ए से भी, बी से भी, ओ से भी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सार्वग्राही कहा जाता है, यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है। ओ वाले में कोई भी एंटीजन नहीं है, लेकिन एंटी एंटीबॉडी दोनों होते हैं, ए के भी अगेंस्ट भी होता है और बी के अगेंस्ट भी होता है। और इस ए वाला लेकिन सिर्फ ओ से ले सकता है, लेकिन दे सबको सकता है, तो इसलिए सबको दे सकता है, इसको सार्वभौमिक दाता कह देते हैं। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने प्रपोज किया, मेंडल ने प्रस्तावित किया, क्या प्रस्तावित किया? ये तो बहुत आसान सवाल है, पूरा आपका यूनिट ही इसी पे बेस्ड है। आनुवांशिकता के नियम को प्रस्तावित किया था किसने? मेंडल ने। 3 नियम दिए थे, है ना। प्रभाविता, और एक प्यूरिटी ऑफ गैमीट वाला, और एक स्वतंत्र अपयूहन वाला, है ना। और बाकी के ऑप्शन देखिए। सहलंघनता के नियम, ऐसा तो किसने दिया था? मॉर्गन, उसी चैप्टर में है, पढ़े होंगे आप। और ये 10% एनर्जी लॉ, 10% ऊर्जा का नियम, ये दिया था किसने? लिंडमैन ने। आगे पढ़े, मतलब कि जो लास्ट के 3-4 चैप्टर हैं इकोसिस्टम वाला, उसी में आप पढ़े होंगे कि जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे
एनर्जी जाता है, तो जिसका 90% लॉस होता है एनर्जी, सिर्फ उसका 10% अगले पे पहुंच जाता है। यहाँ पे 100 था तो यहाँ पे 10 ही पहुंचेगा अगले पीढ़ी में। पौधा है, मान लीजिए यहाँ पे पौधे को हिरन खाया, पौधे को हिरन खाया तो कम एनर्जी पहुंचेगा। फिर हिरन को शेर खा लिया तो उसमें और कम एनर्जी पहुंचेगा, यानी कि एनर्जी लॉस होता है। सिर्फ 10% ही एनर्जी नेक्स्ट में ट्रांसफर हो पाता है। यही है उन एनर्जी का नियम। भ्रूणकोश की सेंट्रल कोशिका है। तो भ्रूणकोश में एक बार ध्यान रखें कि इसमें टोटल कितनी कोशिकाएं होती हैं? 7 कोशिकाएं होती हैं, है ना? कितनी कोशिकाएं? 7 कोशिका और 8 केंद्रक। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बीज वाला होता है उसी में क्या होता है? बीज वाले में एक ही कोशिका होता है, लेकिन उसमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। इसी इसको क्या कहा जाता है? ध्रुवीय केंद्रक या केंद्रीय कोशिका इसको कहते हैं। और 3 ठो आपका एंटीपोडल सेल होता है, और 2 सिनर्जिड, एक आपका जो मेन अंड है, एग है अंड वो। तो सेंट्रल कोशिका के बारे में पूछा है। सेंट्रल सेल ऑफ एम्ब्रियो सैक, तो क्या होता है वो? केंद्रीय कोशिका क्या होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, है ना? प्राइमरी न्यूक्लियस तो आपका ये वाला होगा, अंडा। और जो भी पुष्प वाले होते हैं, एंजियोस्पर्म जिसको कहा जाता है, फ्लावर बियरिंग प्लांट, उनमें एक चीज देखने को मिलता है, क्या? दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी 2 फर्टिलाइजेशन होता है। तो हाँ, तो एक नर युग्मक जाता है, पहले वो एक से निषेचन करके युग्मजन बना लेता है, जाइगोट। फिर दूसरा नर युग्मक यहाँ पे ध्रुवीय केंद्रक इसके साथ रिएक्ट करता है, इसमें एक पोलर न्यूक्लियाई होता है, एन और एन होता है, और वहां से एन आया। एक्चुअली आता है कहाँ से मालूम? ऊपर वाले को चैलेजल कहा जाता है, इस एंड को क्या कहते हैं? चैलेजल एंड। और इधर वाले को क्या कहते हैं? माइक्रोपाइलर। तो माइक्रोपाइल से आता है दूसरा पराग कण, और यहाँ पे केंद्रीय कोशिका से निषेचन के बाद ये क्या बनाता है? प्राथमिक एंडोस्पर्म नाभिक। यही 3N। 3N से आप याद रखेंगे नारियल। नारियल का पानी होता है, वो अक्सर पूछता है, एंडोस्पर्म उसको कहा जाता है। उसका जेनेटिक मेकअप 3N होता है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। और ये याद रखिएगा कि 7 कोशिकीय 8 केंद्रक, ये इम्पोर्टेंट है ना? 7 कोशिकीय, 7 कोशिका होता है, लेकिन 8 केंद्रक होता है। पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या कहते हैं, है ना? तो और क्या कहते हैं इसको? तो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट कहते हैं। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला कौन सा था? प्रभाविता वाला नियम। उसमें क्या था कि असमान कारकों के जोड़े में एक गुण जो कि प्रभावी होता है, दूसरे को क्या बना देता है? अप्रभावी। सिर्फ पीढ़ी जब उसमें अगले पीढ़ी में जो प्रभावी जीन होगा उसी का दिखेगा। यही पहला नियम है। इसका हालांकि आपको अपवाद भी देखने को मिलता है। कौन कौन? अपूर्ण प्रभुता, है ना? अपूर्ण प्रभुता जिसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, किसमें देखने को मिलता है? 4 o'clock प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? मिराबिलिस जलापा, है ना? जलापा। 4 बजिया फूल, जिन सफ़ेद फूल होता है, एक लाल होता है ना? अब अगले पीढ़ी में दिखना चाहिए हमको सिर्फ लाल, लेकिन कैसा दिखता है? पिंक दिखता है। तो यही यहाँ पे अपवाद हो जाता है इसका। ब्लड ग्रुप भी इसका अपवाद है ना? ए बी ब्लड ग्रुप इसका अपवाद है, कोडोमिनेंस जिसको कहा जाता है। दूसरा नियम है बीज संयोजक का नियम। युग्मक बनते समय एलील अलग हो जाते हैं, जिससे युग्मक में केवल एक ही कारक आता है। इसी को क्या कहा जाता है? शुद्धता का नियम कहते हैं। ध्यान देंगे, ये याद रहना चाहिए आपको तीनों। एग्जाम में आ सकता है लिखने के लिए भी। स्वतंत्र अपयूहन का नियम तीसरा है। 2 अलग अलग लक्षणों की वंशागति एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। ये मेनली आप जब द्विसंकर क्रॉस पढ़ते हैं तो उस पर आधारित होता है। इसमें से उभयलिंगी प्राणी कौन है? उभयलिंगी वैसे प्राणी होते हैं जिसमें नर वाला नर वाला रिप्रोडक्टिव पार्ट और मादा वाला दोनों मौजूद होता है। तो ऐसा कौन होता है? तो भाई केचुआ होता है। मुर्गी में नहीं होगा, सांप में नहीं होगा। इसमें से डिप्लॉयड कौन है? ये भी आसान सवाल है। द्विगुणित कौन है? तो जाइगोट। ये सब क्या है? एक गुणित है, स्पर्म हो गया, अंडाणु हो गया, शुक्राणु हो गया। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ, मानव रुधिर ओ वर्ग में एंटीजन उपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं? हाँ सही बात है। ओ में क्या होता है? कोई भी एंटीजन नहीं होता है। ए वाले में ए एंटीजन होता है, बी ब्लड ग्रुप बी में बी एंटीजन होता है, ब्लड ग्रुप ए बी में ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं,
ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं होता, यही पूछा था। और इसमें लेकिन एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। कौन कौन? एंटी ए, इसमें आपको एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ओ में देखने को मिलेगा। कौन कौन? एंटी ए भी और एंटी बी भी। यानी ओ वाले को आप ए का भी ब्लड ग्रुप नहीं, ए खून भी नहीं चढ़ा सकते हैं, और ओ पेशेंट है तो उसको बी वाला ब्लड ग्रुप का भी खून नहीं दिया जा सकता है। उसको अगर ओ है तो भाई ओ से ही लेगा और किसी से नहीं। निम्नलिखित में से किसमें जल परागन होता है? जल परागन, परागन क्या कहते हैं? परागन कहते हैं कि स्थानांतरण, है ना, पॉलन ग्रेन का स्थानांतरण, है, जो पराग होते हैं उनका स्थानांतरण फीमेल, जो पुष्प का जो फीमेल वाला पार्ट होता है वहां तक, स्टिग्मा तक। तो इसमें होगा जल परागन, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे हाइड्रिला में। हालांकि तीनों पाए जाते हैं पानी में ही फूल, कमल का भी फूल आपको पानी में दिखेगा, इकॉर्निया भी पानी में दिखेगा, लेकिन जो पानी के जरिए होता है वो किसमें दिखता है? हाइड्रिला में। और एक पौधा याद रखेंगे वेलिस्नेरिया, उसमें होता है ना। कमल में कीट पतंग के द्वारा, है ना, कीड़े मकोड़ों के द्वारा। जलकुंभी में कीट या वायु के द्वारा। तो परागन क्या होता है? परागन कहते हैं परागकणों के स्थानांतरण को। कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है स्वयुग्मन, उदाहरण के तौर पे इसका मटर हो गया और वायोला हो गया। इसमें क्या होता है? सेम फूल के परागकोश से वतिकाग्र तक स्थानांतरण उसी सेम फूल में होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, एक होता है उन्मूल और दूसरा होता है अनुन्मूल, अनुन्मिल्य। इन दोनों में क्या होता है? जो अनुन्मिल्य होता है ना, वो हमेशा वो फूल बंद ही रहेगा, मतलब खिल जाने के बाद भी वो बंदर बंद ही रहेगा इसमें, और किसी भी अदर प्रकार का परागन पॉसिबल नहीं है उसमें। अगर होगा तो खाली स्वयुग्मन होगा, है ना। और अगला प्रकार कौन है? सजातीय, सजात पुष्पी परागन, है ना। इसका उदाहरण मक्का हो गया और नारियल हो गया। इसमें परागकणों का स्थानांतर एक ही पौधे के एक पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक होता है, मतलब कि सेम पौधा रहेगा, उसी में ही 2 अलग अलग फूल हैं उनके बीच होगा, ठीक है। इसमें कारक की आवश्यकता पड़ती है आपको। कारक आपका क्या हो सकता है? हवा हो सकता है, कोई मधुमक्खी हो सकती है, तितली हो सकती है ना। और आनुवांशिक रूप से ये स्वयं, लेकिन देखो कि एक ही पौधे के अंदर हो तो कुछ नया उसमें कैरेक्टर डीएनए वगैरह आएगा नहीं कोई दूसरे पौधे का, तो आनुवांशिक रूप से ये स्वयुग्मन ही होता है। अगर आनुवांशिक रूप से अलग कब होगा? जब उसमें परनिषेचन होगा, जब 2 पौधे होंगे, एक पौधे का फूल और दूसरे पौधे के फूल में ट्रांसफर, स्थानांतरण होगा एक पौधे के परागकोश से दूसरे भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र तक। उदाहरण में इसका पपीता हो गया, खजूर हो गया। कितने कारक, परागकण के कारक क्या क्या हो सकते हैं? तो कुछ होते हैं जो अजैविक होते हैं, जैसे हवा हो गया, हवा के वायु के जरिए। किस में होता है? घास में होता है और मक्का में होता है। एक बात ध्यान रखें, जो भी वायु से होने वाला होता है वो सब बहुत ही हल्का होगा फूल उसका, तभी तो वायु उसे उड़ा के ले जा करके दूसरे में जाके परागन करा पाएगा। जल से होने वाला अभी हम लोग पढ़े हाइड्रिला और वेलिस्नेरिया। जैविक में कीट पतंग के, मधुमक्खी, तितली, सरसों, सूरजमुखी वगैरह करती हैं। कुछ पक्षी हो गए, कुछ चमगादड़ हो गए, चमगादड़ रात में करते हैं। अमरूद वगैरह का मैंने याद, ध्यान रखिएगा, इसमें अमरूद में करते हैं ये सब चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइसोमी 21 के कारण बच्चे मंदबुद्धि के हो जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो 3 आपको पढ़ना है गुणसूत्रों के कारण जो विकार उत्पन्न होते हैं कमी बेश के वजह से। तो पहला होता है कौन सा? डाउन सिंड्रोम, जिसे को ट्राइसोमी 21 भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जो जो पेशेंट होता है उसका 21वां क्रोमोसोम, जो 21वां गुणसूत्र होता है, उसका एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है ना। यानी टोटल उसके पास कितना क्रोमोसोम हो जाएगा? जनरली होता है 46, लेकिन 21वें का एक और बन गया तो ये उसके पास 47 क्रोमोसोम हो जाता है। दूसरी बीमारी होती है टर्नर सिंड्रोम, जो कि महिलाओं में देखने को मिलती है। उसमें क्या होता है? महिलाओं का जनरली जो गुणसूत्र कैसे होता है? 44 जो एक्स एक्स हो जाता है, तो कोई एक गायब हो जाएगा इसमें से, है ना। तो 44 प्लस एक्स ओ रह जाते हैं, वो यानी टोटल इसमें कितने ही 45 क्रोमोसोम गुणसूत्र रह जाते हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जो कि पुरुषों में देखने को मिलता है। पुरुष में जनरली क्या होता है? 44 ऑटोसोम और फिर एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, तो इसमें एक्स का एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाता है। तो वैसे पुरुष में लक्षण कैसे होते हैं? कुछ कुछ महिलाओं वाले लक्षण देखने को मिलते हैं। ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे।
है ना। एल्बिनिज्म आपको पता है क्या होता है? सफ़ेद हो जाता है पूरा शरीर, है ना, बाल वाल ये सब कुछ। वायु परागित पुष्प समानता होता है, आकर्षक नहीं। जो भी वायु से परागित छोटा होगा तभी तो उड़ पाएगा। छोटा होगा और हल्का होगा और इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होगी, तभी तो चांसेस बढ़ पाएगा परागण होने का। मादा जंतु, ये देखिए, मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, तो आपने पढ़ा होगा, ये वाला तो पढ़ा होगा। आवर्त चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि प्राइमेट स्तनधारियों में पाया जाता है। मनुष्य हो गया, बंदर हो गया, कभी इसमें क्या होता है कि अगर निषेचन न हो तो गर्भाशय का स्तर टूटकर रक्तस्राव होता है और बाहर खून निकल जाता है ना। और एक और दूसरा प्रकार होता है मध्य चक्र। इसमें क्या होता है, ये नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में देखने को मिलता है, जैसे गाय, कुत्ता, चूहा, भेड़, ये सब में। इसमें क्या होता है, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय का स्तर टूटकर शरीर के अंदर ही पुनः अवशोषित हो जाता है, इसमें रक्तस्राव नहीं होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मादा जंतु जिसमें मध्य चक्र होता है, मध्य चक्र यानी ओइस्ट्रस साइकिल। ह्यूमन में तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी आतर्व चक्र होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? बंदरों में भी होता है ये आतर्व चक्र, याद रखेंगे, ये मत नाम याद रखेंगे। हालांकि इंटरेस्टिंग है तो ऐसे ही याद रहेगा ये। सर्टोली सेल पाई जाती हैं। सर्टोली कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? अभी हम लोग डिस्कस किए किसमें, आपके वृषण में पाई जाती हैं। इन्हीं सर्टोली सेल पे कौन आके एक्ट करता है? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और क्या करता है? शुक्राणु जनन में सहायता करता है। और इस सर्टोली सेल का मेन काम क्या है? ये नर्सिंग कोशिकाएं होते हैं, जो नए शुक्राणु उत्पन्न हो रहे हैं उनमें उनको न्यूट्रिशन पहुंचाना, ये सब काम होता है इनका, हेल्दी बनाना, उनको डेवलप करना। आगे बढ़ते हैं, इमस्क्यूलेशन किससे संबंधित है? तो दो चीज़ होता है जो कि कृत्रिम संकरण में इन्वॉल्व होता है। पहला होता है इमस्क्यूलेशन और दूसरा होता है बैगिंग। इमस्कुलेशन को ही क्या कहते हैं? विपुंसन। इसमें क्या होता है, जब किसी द्विलिंगी पुष्प से उसके परागकोश को फूटने से पहले चिमटी की मदद से काट कर निकाल दिया जाता है, उस प्रक्रिया को कह देते हैं। मतलब कि जो मेल पार्ट होता है पुष्प का, उसको काट के हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि जो काटने वाला होता है वो चाहता है कि इसमें स्वपरागन न हो। स्वपरागन ना हो यानी वो क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहता है, कोई और पौधे का उसमें विशेषता डालना चाहता है ना। और दूसरा होता है बैगिंग। इसमें विपुंसित पुष्प को बटर पेपर से बनी एक थैली से ढक दिया जाता है। इससे क्या होता है, बटर पे ढक दिया जाएगा, हवा से कोई भी पॉलन उड़ के आएगा तो जा करके उसको पॉलिनेट नहीं कर पाएगा, बचाता है। मतलब कि किसी भी इसमें है कि आप नेचर में तो पाया नहीं जाता, ये सब कृत्रिम संकरण का एक उदाहरण हो गया। जो हो बना जो ये करता है वो चाहता है कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर ही उसके प्लांट में आ पाए, यानी वो हाइब्रिड को विकसित करता है, यानी संकरण में इसका यूज होता है इन इमेस्कुलेशन और बैगिंग का। है ना? निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? कौन नहीं है? टेपवर्म, केचुआ, जोंक, मधुमक्खी। कौन नहीं है भाई इसमें? तो यही मधुमक्खी नहीं है, क्योंकि इसमें आपका मेल भी होगा और फीमेल भी होगी। और ये जितने भी ये अर्थवर्म हो गया, लीच हो गया, ये सब क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। मतलब कि इसी में एक ही जीव होगा, उसी में मेल का भी पार्ट होगा, उसी में फीमेल का भी पार्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्पासन खाया जाता है, अभी हम लोग डिस्कस किया था पुष्पासन किस में खाया जाता है? सेब में खाया जाता है ना। सेब के अलावा स्ट्रॉबेरी भी हमने देखा था और नाशपाती देखा था। एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम किसका पार्ट है? तो मानव शुक्राणु के सिर का। तो मनुष्य ग्रहणों को तीन हिस्सों में बांटा गया। जो पहला पार्ट होता है शीर्ष, शीर्ष सर जिसको कहा जाता है, दूसरा होता है ग्रीवा नेक, और ये तीसरा पूंछ। और जो एक्रोसोम होता है वो सर में ही पाया जाता है, यहाँ शुरू में ही। और जो बीच में जो केंद्रक है, इसी में आपका क्या होगा? अनुवांशिक पदार्थ होगा। हर व्यक्ति का अपना अनुवांशिक पदार्थ होता है। और जो मिडिल पेस है, यहाँ पे बहुत सारे आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते हैं, ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इस पर, जो आपका शुक्राणु है इसके मूवमेंट के लिए। तो एक्रोसोम किसका भाग है? हेड का पार्ट है मनुष्य शुक्राणु के शरीर का। और इसमें एक बात याद रखें कि ये इसमें कौन सा मौजूद होता है? गोल्जी बॉडी मौजूद होता है ना। कौन सा कोशिकांग होता है इसमें? गोल्जी बॉडीज। क्रोमोसोम नंबर, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है?
पुरुष में पूछा यानी एक्स वाई। अब एक्स वाई देख लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई है, 46 जो एक्स वाई, यहाँ 44 है, तो क्या होगा आंसर? 44। 44 ये और 45 46, टोटल 46 होता है। अब 46 एक्स वाई गलत होगा। ऐसा ये किस में होगा? ये मृदा में होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस? एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या है? फिनोटाइप क्या कहते हैं? फिनोटाइप किसको कहा जाता है? जो बाहर से कैसा दिख रहा है उसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। और जिसका जेनेटिक बनावट क्या होता है, कैसे मिलके बना है, उसको कह देते हैं जीनो। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल, कैपिटल टी कैपिटल, ये इसका जीनोटाइप हो गया। लेकिन देखने में लंबा लग रहा है, टॉल, यानी टॉल फिनोटाइप हो गया। तो ये जो भी हम अनुपात देखते हैं, ये किस में देखते हैं? F2PD में देखते हैं, है ना। F2PD में क्या होता है कि फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1 का, और जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2। इसका क्या मतलब है कि जब दो F1 जनरेशन के प्लांट्स को क्रॉस कराया था मेंडल ने, तो पहले 3 तो उनको मिले थे जो कैसे थे? लंबे थे, और एक बॉर्न अप था पौधा, तो उसी को क्या कहते हैं? फिनोटिपिक। लेकिन दो का जीनोटाइप एक जैसा था और एक एक अलग थे, तो इसको जीनोटिपिक रेशियो 1:2, 2:1 दोनों याद रखेंगे। फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। यहाँ पे क्या पूछा है? फिनोटिपिक, ये हो गया 3:1। 9:3:3:1 क्या है? ये भी क्या है? ये भी क्या है? फिनोटिपिक रेशियो ही है। किसका? फिनोटिपिक रेशियो है द्विसंकर क्रॉस का। द्वि, यहाँ पे कैसा है? द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो 9:3:2, यानी कुछ इसका जीनोटिपिक रेशियो भी होगा। वो कितना होता है? 1:2, 1:2, 1:2, 4:2, 1:1, लाइक कम ही के वही पूछेगा, लेकिन याद रखिए वन, ये पहले सीधे जाते हैं, फिर बीच में 4 लिख दीजिए, फिर उल्टा ऐसे, है ना, ये भी। और ये होता है फिनोटिपिक, और ये आपका हो गया जीनोटिपिक। ध्यान रखेंगे, ये वाला इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। वैसे ही इसका यहाँ पे भी है जो जीनोटिपिक, ये दोनों चीज़ ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस बाय ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मतलब एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो ये होती है कितनी? 400 के करीब। कैसे? क्योंकि गर्भावस्था में सबसे पहले तो 5वें महीने में एक महिला भ्रूण में लगभग 7 मिलियन अंडे होते हैं। जन्म के समय घट करके वो 1 से 2 मिलियन हो जाते हैं। फिर और उम्र बढ़ती है तो उस हिसाब से घट करके लगभग 3 लाख से 5 लाख हो जाते हैं। और हर महीने हजारों अंडे नष्ट होते हैं। जीवन काल में केवल 400 से 500 अंडे ही निकलते हैं, मतलब कि ओव्यूलेट होते हैं। तो याद रखेंगे, ये थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान रखें। गर्भाशय में कॉपर टी की एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने का मुख्य कारण है शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी। शुक्राणुओं में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि, है ना। और शुक्राणुओं की गतिशीलता में कमी, गतिशीलता में कमी हो गई, और भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि हो गई। भक्षकाणु की क्रिया क्या कहते हैं? जो मारने की क्रिया, मार देता है जा करके। क्या मार देता है? तो कॉपर टी होता है, तो कॉपर आयन रिलीज करता है ना, कॉपर आयन के स्राव करता है। तो जो भी शुक्राणु होते हैं उनकी गतिशीलता को कम कर देता है कॉपर आयन। उनमें भक्षकाणु क्रिया की वृद्धि हो जाती है, मतलब शुक्राणुओं को मारने भी लगता है। और इससे क्या होता है? शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता कम हो जाती है। तो इनमें से सभी हो जाएगा। जब जायांग में स्त्री के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो क्या कहलाता है? जब जुड़े होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? सिंकार्पस। जब अलग अलग रहते हैं जायांग स्त्री के साथ, तो उनको क्या कहते हैं? एपोकार्पस, है ना। यहाँ देख लीजिएगा डायग्राम के जरिए। दात्र कोशिकाएं क्या प्रदर्शित करती हैं? प्लीट्रोपी, है ना। आगे एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं। अब वर्णांध आप यहाँ पे देखें तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि वर्णांध कैसा बीमारी है। तो ये ऑटोसोमल अप्रभावी, मतलब कि ऐसा है कि अगर कोई लड़की, उसके पिता वर्णांध है, यानी पिता पे ये होगा, और लड़की जो होगी पिता की,
वो कैसी होगी, XCX, है ना, मतलब कि कैरियर होगी। उसकी शादी होती है, इस लड़की की शादी होती है किससे, समान दृष्टि वाले पुरुष से होती है। तो ऐसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या है, एक पनेट स्क्वायर बना लीजिए। पहले इधर महिला को रख दीजिए, यहाँ पे पुरुष रख दीजिए, है ना। और इससे क्या होगा, XCX, यहाँ XY, और XX, और XY। पूछा क्या है, तब उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णधानता की संभावना इनमें से क्या होगी। 25% वर्णांध पुत्र एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। कलर ब्लाइंड कोई लड़का होगा इनका, कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो लड़के हो रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं, स्वस्थ हो रहे हैं। 50% सन्स कलर ब्लाइंड एंड 50% डॉटर नॉर्मल। नहीं, यहाँ पे देखो ये छूट गया ना, XCY, यानी एक तो लड़का क्या हो रहा है, वर्णांध हो जाएगा। और 25% सन कलर ब्लाइंड, सही लग रहा है। एंड ऑल डॉटर्स विथ फिनोटिपिकली नॉर्मल विजन, मतलब कि 25% वर्णांध पुत्र, चार में से एक, 25%, और सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री। हालांकि यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, लेकिन ये कैरियर होंगे, इसमें बीमारी का लक्षण नहीं दिखेगा, भले ही इनके एक्स क्रोमोसोम पे उसका एक कॉपी रहेगा बस, लेकिन इस लड़की में कोई भी बीमारी देखने को नहीं मिलेगी।